प्लेजर को पेन के साथ मिक्स करें। उस इंसान को अपना प्यार महसूस करने दें और फिर कुछ कदम पीछे हट जाए। अब वो शख्स फिर से आपको खामोश करने और आपका प्यार पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। इस बुक समरी में आप कुछ ऐसे ही टेक्निक्स के बारे में सीखेंगे। क्या कोई ऐसा है जिसकी तरफ आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो इंसान अपने लाइफ में इतना मसरूफ हो कि आपकी तरफ उसका कभी ध्यान ही नहीं जाता? तो ये बुक आपको उस शख्स का ट्रस्ट और ध्यान अपनी ओर कैसे खींचना है वो सिखाएगी। ये बुक आपको उस इंसान को अपने इशारों पर नचाना सिखाएगी। इसके लिए आपको कोई मैजिकल ड्रिंक बनाने की जरूरत नहीं है या किसी परी की मदद की जरूरत नहीं है। आपको सुंदरता, पैसे या पावर की भी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इन सब का असर सिर्फ कुछ समय के लिए ही होता है। सिडक्शन तो एक माइंड गेम है, और अगर आप इस आर्ट को मास्टर कर लेते हैं तो फिर आप किसी भी LDDDHK या LDDDHK को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। चूज द राइट विक्टिम, चूज द राइट विक्टिम। विकॉम्टे डी वॉलमोंट पेरिस में जवान लड़कियों और शादीशुदा औरतों को रिझाया करता था। वो अपने पसंद की किसी भी औरत को हासिल कर सकता था। इस वजह से अब वो बोर होने लगा था। अब पेरिस की कोई भी औरत उसके लिए चैलेंज नहीं थी। वो आसानी से किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। इसलिए एडवेंचर की तलाश में उसने कुछ दिनों के लिए वहां से दूर अपनी आंटी के पास रहने का फैसला किया। वो अपनी आंटी के विला पहुंचा। वहां और भी कई गेस्ट रह रहे थे। उनमें से एक थी प्रेसिडेंट डी टूरवेल। वो 22 साल की शादीशुदा लड़की थी। उसका पति काम के सिलसिले में कहीं दूर गया हुआ था। वॉलमोंट ने टूरवेल के बारे में सुना था। वो बहुत खूबसूरत थी और अपने पति के लिए बहुत लॉयल थी। फिर भी वॉलमोंट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। टूरवेल रोज सुबह चर्च जाती थी। वॉलमोंट उसका पीछा करने लगा। डिनर के वक्त भी वो चोरी चोरी एक नजर उसे देख लिया करता था। जहां पेरिस की औरतें हमेशा इस बात का ध्यान रखती थीं कि वो कैसी लग रही हैं, वहीं टूरवेल उन सब से अलग थी। वो अपने पहनावे या लुक्स पर ध्यान नहीं देती थी। उसे तो पता भी नहीं था कि उसकी सुंदरता का वॉलमोंट पर क्या असर हो रहा था, और इसी बात ने वॉलमोंट को और भी ज्यादा एक्साइट कर दिया था। गर्मियों का मौसम था, इसलिए टूरवेल सिर्फ सफेद लिनन की ड्रेस पहनती थी, और इस वजह से उसका आकर्षक फिगर और भी अच्छे से देखा जा सकता था। वॉलमोंट उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। वो उसमें जैसे खो सा गया था। वॉलमोंट ने वहां कुछ दिन और रुकने का फैसला किया। ये सुनकर उसकी आंटी बहुत खुश हुई, हालांकि उन्हें असली कारण का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वॉलमोंट ने टूरवेल को रिझाने, सिड्यूस की ठान ली थी। उसे वो एक चैलेंज लगने लगी थी। अगर वो इसमें कामयाब हो जाता तो ये प्रूव हो जाता कि वो एक कमाल का सिड्यूसर था। प्रॉब्लम ये थी कि टूरवेल ने वॉलमोंट के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। वो जानती थी कि वो बदनाम था। वो उसके जाल में नहीं फंसना चाहती थी, इसीलिए वो इस बात का ध्यान रखती थी कि वो उसके साथ कभी भी कहीं अकेले न जाए। उसका भरोसा जीतने के लिए वॉलमोंट उसके साथ चर्च जाने लगा। उसने टूरवेल से कहा कि वो बिल्कुल बदल चुका था। एक दिन वॉलमोंट ने अपनी सिडक्शन को आगे बढ़ाने से पहले टूरवेल को टेस्ट करने का फैसला किया। इससे उसे हिंट मिल जाता कि उसका सिडक्शन काम कर रहा है या नहीं, और टूरवेल उसमें इंटरेस्ट ले रही है या नहीं। वॉलमोंट ने अपनी आंटी और टूरवेल को गार्डन में वॉक करने के लिए इनवाइट किया। उसने जानबूझकर ऐसा रास्ता चुना जहां वो कभी जाते नहीं थे। वो जानता था कि आगे एक छोटा गड्ढा था जिसमें पानी जमा हो जाया करता था। क्योंकि दोनों औरतों ने गाउन पहना था, तो उसे ही दोनों का हाथ पकड़ डी हाचकर दूसरी ओर ले जाना पड़ डेचता। जब वो वहां पहुंचे तो वॉलमोंट ने कहा कि दूसरी तरफ का नजारा बेहद खूबसूरत था। अगर उन्होंने वो नहीं देखा तो क्या देखा, उनका आना ही बेकार हो जाएगा। वहां पहुंचने में उनकी मदद के लिए उसने अपना हाथ बढ़ाया। पहले उसने अपनी आंटी को पार करवाया। अब टूरवेल की बारी थी। वॉलमोंट को इसी पल का तो इंतजार था। उसका इरादा था कि वो उसे इस तरह पकड़ देगा कि टूरवेल का पैर लड्ड खद्दा जाए और वो वॉलमोंट को कसकर पकड़ डच ले। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बैलेंस बिगड़ने से टूरवेल ने वॉलमोंट को बाहों में भर लिया। वॉलमोंट को उसकी तेज धड़कन सुनाई दे रही थी।
जब उसकी नजर टूरवेल के चेहरे पर गई तो वो शर्म से लाल हो गई थी। अब वो समझ गया था कि टूरवेल को सिड्यूस करना मुश्किल नहीं होगा, बहुत जल्द वो उसकी ओर खींची चली आएगी। तो आपको क्या लगता है कि किस वजह से टूरवेल वॉलमोंट की शिकार विक्टिम बन गई थी? पहला, वो अपनी लाइफ से बोर हो गई थी। शायद वो खुद नहीं जानती थी कि उसे एक एडवेंचर की तलाश थी। दूसरा, वो भोली भाली थी, वो सिड्यूसर नहीं थी, इसलिए वॉलमोंट जो गेम खेल रहा था वो उस बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसे एक अधूरापन लग रहा था और वॉलमोंट ने यह जताया कि वो उस कमी को पूरा कर सकता था। अपने टारगेट को पाने की जल्दबाजी मत करो, आप अपने और विक्टिम के बीच टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। यह सिडक्शन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। और सबसे जरूरी चीज, आगे बढ़ने से पहले हिंट ढूंढना चाहिए। यह पता लगाना चाहिए कि उस इंसान को आप में थोड़ा भी इंटरेस्ट है या नहीं। अगर हां, तब आपको सिडक्शन को और गहरा करना होगा। अप्रोच इनडायरेक्टली, अप्रोच इनडायरेक्टली। एन मैरी 17th सेंचुरी फ्रांस में एक रानी थी। उनके दादा किंग हेनरी आईवी थे। उनके परिवार ने एन के लिए कई रिश्ते देखे थे, लेकिन वो सब बस एक पॉलिटिकल डील जैसे थे। एन को कभी कोई ऐसा नहीं मिला था जो सच में उससे प्यार करता हो। वो 42 की हो गई थी, लेकिन अब तक उनकी शादी नहीं हुई थी। एक दिन राजा के दरबार में उसकी मुलाकात एक बहादुर सोल्जर से हुई। उसका नाम मार्किस एंटोनिन था। वो दिखने में बहुत साधारण था, उसकी हाइट भी कुछ कम थी, लेकिन उसकी बहादुरी के किस्सों ने सबको इम्प्रेस कर दिया था। एन जानती थी कि वो औरतों को सिड्यूस करने में माहिर था, लेकिन वो उसके बारे में और जानने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। अगले कुछ दिनों तक वो कई बार एक दूसरे से दरबार में टकराए और उनके बीच बातचीत हुई। एन ने अपनी डायरी में लिखा था कि मार्किस के साथ हुई बातचीत उस दिन का सबसे स्पेशल और यादगार मोमेंट था। वो अच्छे दोस्त बन गए थे। कुछ ही समय में मार्किस उनके हमराज बन गए। अब वो उनके साथ अपने सीक्रेट्स शेयर करने लगी थी। मार्किस उन्हें कई बातों में अपनी राय भी देने लगे थे। एन को यह विश्वास हो गया था कि उसे मार्किस से प्यार हो गया है। अब वो मार्किस के दिल का हाल जानना चाहती थी, इसलिए उसने जरा घुमाकर मार्किस से अपनी शादी के मामले में एडवाइस मांगी। एन के लिए रिश्तों की तलाश अब भी जारी थी। उसने मार्किस से पूछा कि उन लड्डी हेचकों में से कौन उसका पति बनने के लिए बेस्ट चॉइस था। एन एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो जेलस हो जाएंगे। उन्होंने सोचा बस यही मौका है जब मार्किस अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं। लेकिन उन्हें धक्का तो तब लगा जब उन्हें एहसास हुआ कि मार्किस को उनकी कोई परवाह नहीं थी, बल्कि उन्होंने तो ये पूछ लिया कि तुम अचानक शादी की बातें क्यों कर रही हो? तुम तो अपने आप में भी खुश रहती हो, तुम्हें किसी की क्या जरूरत है? और वैसे भी इनमें से कोई भी लाडेज का तुम्हारे लायक नहीं है। एन उसके जवाब से बहुत हर्ट हुई। कई महीनों बाद राजा के भाई की वाइफ की डेथ हो गई। राजा लुई ने एन को अपने भाई की दूसरी पत्नी बनने का ऑफर दिया। एन को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने ये बात मार्किस से शेयर की और उनकी एडवाइस मांगी। मार्किस ने कहा कि उन्हें राजा के प्रति वफादार होना चाहिए और जिस तरह भी हो सके उनकी हमेशा सेवा करनी चाहिए। एन इस जवाब से एक बार फिर निराश हो गई थी। इससे भी ज्यादा बुरा तो तब हुआ जब मार्किस ने उससे बात करना बंद कर दिया। उसने अचानक ही एन से दूरी बना ली थी। ऐसा लग रहा था मानो अब वो उसका दोस्त बने रहना नहीं चाहता था। एन ने राजा को अपना डिसीजन बताया कि वो उनके भाई से शादी नहीं करना चाहती। फिर वो मार्किस के पास गई और उन्हें एक पेपर दिया और कहा कि वो सिर्फ अगली सुबह ही इसे पीआरएच सकते थे। उसने बताया कि उस पेपर में उस इंसान का नाम लिखा था जिससे वो सच में बहुत प्यार करती थी। मार्किस ने जब पेपर खोला तो उसमें सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, वो तुम हो। जब एन ने दरबार में मार्किस से साथ अपनी एंगेजमेंट के बारे में बताया तो पूरा दरबार चौंक गया। एन फ्रांस की दूसरी सबसे पावरफुल औरत थी, फिर भी उसने एक मामूली सोल्जर को चुना था। अब कोई भी उसका मन नहीं बदल सकता था। तो कुछ समझे आप? असल में मार्किस हिस्ट्री के एक बेमिसाल और ग्रेट सेड्यूसर थे। पहले उन्होंने एन का इंटरेस्ट जगाया, फिर उन्हें खुद की तरफ अट्रैक्ट किया और उनकी फीलिंग्स को एक्साइट किया। जब उन्होंने एन का ध्यान खुद की ओर खींच लिया तब वो उसमें कम इंटरेस्ट दिखाने लगे और पीछे हट गए। इसकी वजह से एन बेचैन हो गई और उनके सिडक्शन के जाल में फंस गई।
एन से शादी करके उन्हें बेशुमार पैसा और पावर मिला। सिडक्शन ही उनका मास्टर स्ट्रोक था। जब उन्होंने एन से पहली बार बात की थी तब वो समझ गए थे कि वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। मार्कस दोस्ती का लालच देकर उनके करीब होने लगे थे। दोस्त बनकर उन्होंने एन का भरोसा जीता और ये जताने की कोशिश की कि वो उसके पैसे, रुतबा या सेक्स के पीछे नहीं थे। उन्हें विश्वास था कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन एन उनसे प्यार करने लगेगी। सिडक्शन का दूसरा स्टेप होता है दोस्ती बढ़ाना। ऐसा करने से आपका टारगेट आपके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। वो थोड़ा इनसिक्योर भी फील करने लगता है, क्योंकि आप अपनी हद पार नहीं कर रहे तो वो कभी आपके छुपे हुए मकसद को नहीं समझ पाएगा और आप पर विश्वास करने लगेगा। फिर आपको इस दोस्ती को और गहरा करना होगा। बाद में एक ऐसा टाइम आएगा जब उसमें ये जानने की तड़प पैदा होने लगेगी कि क्या वो दोस्त से बढ़कर कुछ और हो सकता है या नहीं, लेकिन आप उसे पहला कदम उठाने दें, उसे इस भ्रम में रहने दें कि वो आपको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन सच तो सिर्फ आप जानते हैं कि कंट्रोल किसके हाथ में है।